हम बात कर रहे थे स्वर के प्रकार की, यूनिट 3। स्वर का जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मेन डिफरेंस मैंने ये बताया था आपको यूनिट नंबर 2 में। यहाँ पर हम प्रॉपर परिभाषा और स्वरूप देखेंगे स्वर का। दूसरा हम देखेंगे स्वर के वर्गीकरण के आधार, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर स्वर का वर्गीकरण क्या होता है। अगला है स्वर के प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो इनमें देखेंगे कि ये इनमें जो है मेन अंतर क्या है और इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। अगला है आपका मूल स्वर, द्विस्वर क्या होता है, ए की स्थिति, अनुनासिकता, आघात, शब्दों में अलोप की स्थिति। तो इन पर हम विचार करेंगे। नेक्स्ट है मानक स्वर, अवधारणा और स्वरूप। तो चलो बेटा आगे चलते हैं जल्दी से। एक बच्चा आया है, ज्वाइन कर लें उसको। आता है तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो होगा आपका भूमिका का, प्रस्तावना का। ठीक है, भूमिका में आप लिखोगे जो भी क्वेश्चन आया है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर स्वर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप स्वर बताओगे कि स्वर क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, बारे में हमने सेकंड यूनिट में पढ़ ही लिया था। अब आगे पर बांटा हम स्वर को बोलते हैं वह मुख के अंदर, हमारे मुंह के अंदर वह आगे टच होती है, बीच में टच होती है या पीछे टच होती है। तो इसके आधार पर जो है, इसीलिए इसको कहा गया है जीभ की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। देखिए इसके डिटेल में दिया हुआ है, स्वर के उच्चारण में जीभ का व्यवहृत भाग यानी जो बिल्कुल नीचे अथवा कभी तालु के आसपास की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। देखो इसमें यही बताया गया बेटा कि जीभ की स्थिति जो है, अलग अलग स्वर को बोलते समय अलग अलग जगह टच होती है। आओ भाई बच्चों जल्दी आओ। ठीक है, अलग अलग जगह टच होती है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर जब आपका आएगा कि स्वर के वर्गीकरण के आधार बताएं, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो जीभ की स्थिति के आधार पर आप 3 ये ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से, ये। और इनमें क्या लिखोगे, अग्रभाग, किसका अग्रभाग, जीभ का, मध्य भाग और पश्च भाग, किसका भाग, जीभ का, यानी जीभ का अग्रभाग, जीभ का मध्य भाग और जीभ का पश्च भाग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण यहाँ पर किया जाता है। तो इस वर्गीकरण को बोलेंगे हम जीभ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, अगला है हमारा, आगे चलते हैं जल्दी से। देखो जीभ से बोलते हैं हम, जैसे ता में जीभ कहाँ लगी, तालू के ऊपर, तालू के ऊपर। ला में कहाँ लगी, मध्य में। ठीक है, इसी तरह से ये तो हो गया जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर 3 वर्गीकरण मैंने बता दिए हैं। अगला देखते हैं ओष्ठ की स्थिति, यानी हमारे जो होठ हैं जब हम बोलते हैं तो वो भी जो है उनका आकार चेंज होता रहता है। तो होठों की स्थिति के आधार पर ही भी स्वर का वर्गीकरण किया जाता है। देखते हैं ओष्ठों को वृत्ताकार यानी गोल, वृत्त गोल होता है ना, वृत्त सर्कल। तो जैसे ऊ है, ऊ बोलोगे तो हमारे जो होठ हैं वो कैसे हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। ओष्ठों को वृत्ताकार करके स्वरों का उच्चारण हो तो उसे वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। तो पहला इसका वो हो गया, नंबर 1 हमारा हो गया वृत्तमुखी, यानी जब ओष्ठों को,
जब होठों को गोल गोल करके बोला जाता है तो उनको व्रतमुखी कहा जाता है। जैसे ऊ ऊ, ये देखो इसके हो गए ये एग्जाम्पल। ओ औ, इनमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दोगे आप, व्रतमुखी। इनमें क्या होता है, ऊ ऊ ओ औ, क्या है, हमारे जो होठ है वो वृत्ताकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, व्रतमुखी। ठीक है। दूसरा, यदि, देखो मैं दूसरे पेन से कर रही हूँ ये। यदि ओष्ठों को बिना वृत्ताकार किए स्वरों का उच्चारण हो तो उन्हें अव्रतमुखी कहा जाता है। तो देखो दो चीजें हैं बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट आपके बन रहे हैं सीधे सीधे। नंबर एक था व्रतमुखी, यहाँ पर दूसरा है अव्रतमुखी। अरे भाई बच्चों, अब आओ, जल्दी से आओ। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, व्रतमुखी अव्रतमुखी। ठीक है। व्रतमुखी में के एग्जाम्पल ये हैं, उ ऊ ओ औ ओ, और जो है अव्रतमुखी के एग्जाम्पल है ए आ ई ए। ठीक है। अगला है बेटा मात्रा के आधार पर। तो देखो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर हमारे 2 पॉइंट बन जाते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी, और इनके नीचे एग्जाम्पल लिख देना। नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर का वर्गीकरण। तो तीसरा आता है हमारा मात्रा के आधार पर। पहला था हमारा जीभ के आधार पर, दूसरा था होठों के आधार पर, और तीसरा है मात्रा। मात्रा से अस्य स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है, यानी कि कितना समय लगता है, उसको हम यहाँ पर मात्रा बोलेंगे। इसके आधार पर स्वर के भेद इस प्रकार है। नंबर 1, ह्रस्व और दीर्घ, 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 ये और ये 2 भेद माने गए हैं, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो तीसरा हमारा हो गया, मात्रा के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और नीचे इनके एग्जाम्पल लिख दो और आगे चलो। जैसे ए ई उ, ये जो छोटे हैं इनको ह्रस्व बोला जाता है, जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, तो वो ह्रस्व में आ जाएगा, और आ, बड़ी ई, ऊ, ये दीर्घ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आगे चले। अगला है बेटा कौवे की स्थिति। कौवा क्या होता है, जो हमारा जो ये जो कंठ होता है, इस कंठ में जो एक हमारा जो अंग होता है जो लटकता हुआ आपको दिखाई देता है, उसको जो है कौवे बोला जाता है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो अभी तक हमने कितने पढ़े बताओ। नंबर 1 था हमारा जीभ, दूसरा था होठ, तीसरा था मात्रा, और चौथा है कौवे की स्थिति के आधार पर। तो कौवे की स्थिति पर के आधार पर स्वरों के मौलिक और अनुनासिक, देखो 2 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। नंबर 1 मौलिक, नंबर 2 अनुनासिक। ठीक है, 2 भेद होते हैं। उच्चारण के समय कौवा ऊपर उठकर पूरी हवा मुंह से निकलने में सहायक होता है, इसलिए इन्हें मौलिक कहा जाता है। लेकिन ये जो अनुनासिक हैं, अंग आ, ई, ऊ आदि के उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है, तो इनको जो है अनुनासिक बोला जाता है। ठीक है। ऊपर देखो, जब स्वर का वर्गीकरण आए तो आप केवल इसकी डेफिनेशन ना लिख के केवल इसकी हेडिंग भी डाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऊपर वालों का दे देना। ऊपर वाले सिंपल हैं, ये थोड़ा सा टफ है। आगे चलते देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है उच्चारण, स्थान और प्रयत्न। हिंदी के मूल स्वरों और उनके रूपों का उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न की चर्चा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको वर्ण दिए गए हैं जो स्वर हैं। ठीक है, आ जो है स्वर है, ये अर्धविवर्त है, मध्य स्वर है। तो ये बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है, ये अर्धविवर्त है और मध्य स्वर है बस। और इसके उच्चारण में क्या है, जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, और होठ जो है वो थोड़े से खुलते हैं, तो इसलिए इसको अर्धविवर्त बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा आ। आ क्या है, विवर्त
पश्च स्वर आ में जो है पीछे से साउंड आती है, तो इसलिए इसको पश्च मतलब पीछे पश्च स्वर बोला गया है। इसी तरह से चलते हैं अगला। आ की जो ध्वनि है ये क्या है, अर्ध विवर्त दीर्घ स्वर, दीर्घ पश्च स्वर है। और ये क्या है, अंग्रेजी से आगत, जैसे डॉक्टर, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉक्टर, ठीक है, और इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, डॉक्टर। तो वो आ की जो ध्वनि है हाँ, जो आ की ध्वनि है ये आगत ध्वनि है। आगत मतलब दूसरी भाषा से आई हुई। तो उसके लिए जो ये आ की ध्वनि है, जो इंग्लिश में ओ की साउंड देती है, उसको व्यक्त करने के लिए हम ये लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉटन, ये सारे इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन जब हम इनको हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लगा देंगे। एक बच्चा और जुड़ना चाहता है हमारे साथ, अंजलि, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। ई की स्थिति देखो, अब ई की स्थिति क्या है, जीवा का अगला भाग काफी उठ जाता है। ये सारे उच्चारण के आधार पर दिए गए हैं। ई, होठ कुछ खुल जाते हैं। अगला है बड़ी ई, संवृत दीर्घ अग्र स्वर, स्वर है ये। जैसे ईक, सीता, आप इनके जो है खाली ये ऊपर का देके और इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगला है हमारा ऊ, छोटा ऊ, संवृत हर्स्व पश्च स्वर है। देखो ये तो हमने देख ही लिया कि ये छोटा है, लघु है, लघु पश्च स्वर भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, लघु, लघु, ठीक है। इसके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठ जाता है और हमारे जो ओठ होठ हैं वो वृत्ताकार हो जाते हैं, ये हमने उसमें भी पढ़ा था। बड़ा ऊ, एक एग्जाम्पल कोई भी उठा लो यहाँ से, बड़ा ऊ, ये क्या है, देखो बिल्कुल एज इट इज है, संवृत, यहाँ पर हर्स्व था, यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा इनमें, अगर आपको एक याद हो जाता है तो दूसरा में आप ट्रिक लगा के कर सकते हो। इसी तरह से ए है अर्ध संवृत अग्र स्वर, और बड़ा ए क्या होगा, अर्ध विवर्त ह्रस्व अग्र स्वर, ये संवर्त है, ये विव्रत है। ओ हो गया, फिर औ हो गया। तो देखो अर्ध स्वर्त पश्च स्वर हो गया ये, और औ क्या हो गया, अर्ध विवर्त व्रतमुखी ह्रस्व पश्च स्वर। बस ये कीवर्ड हैं आपके, ये करके आप एक एक एग्जाम्पल यहाँ से उठा सकते हैं। तो स्वर का जो वर्गीकरण हुआ वो क्या हुआ बेटा, देखो स्वर का जो वर्गीकरण है वो हुआ स्वर के वर्गीकरण के आधार। नंबर 1 जीभ की स्थिति, ठीक है, एक हो गया हमारा। नंबर 2 होठ की स्थिति, दूसरा। नंबर 3 मात्रा, चौथा कौवे की स्थिति, और फिर ये है उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर। अब अगला आता है हमारा टॉपिक, जल्दी से आ जाओ, ये यूनिट आज खत्म करनी है। स्वर के प्रकार, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा देते हुए स्वर के प्रकारों पर चर्चा कीजिए, ये आ सकता है, ठीक है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, ये आपको याद रखना है। अगर उनको लिख पाओ तो लिख भी देना कि कौन कौन से हैं, 11, ठीक है। 11 स्वर है और 11 को वर्गीकरण किया गया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। स्वरों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। अब देखते हैं इनमें क्या क्या है। ह्रस्व स्वर में क्या आता है आपका, देखो मात्रा को भी एक प्रमुख आधार के रूप में उल्लेख किया गया है, जो हमने ऊपर किया कि मात्रा के आधार पर। यहाँ मात्राओं का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय से है, जो कि मैंने ऊपर बता दिया है। यह हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है। शॉर्ट वॉयल भी बोलते हैं इनको, और इसके एग्जाम्पल है ये है। हाँ बताओ बेटा, है टिप्पणी लिखिए, ठीक है, तो आप वो जो है उसमें बताओगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है आपने, ये कब आया है बेटा, पिछले साल यानी 2021 में 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चौथी बार आया है, तो 3 टाइम रिपीट होके 4th टाइम ये आया है आपका 2021 में, है ना।
क्या है? ह्रस्व स्वर पर एक टिप्पणी लिखी है। टिप्पणी, शॉर्ट नोट, 10 नंबर का, 10 नंबर का, 10 नंबर में है, 10 मार्क्स का आया है। वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन लेके आओ बेटा। देखो उसमें क्या लिखोगे आप? सबसे पहले मैंने बताया टिप्पणी तो आप लिखोगे हिंदी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला, ये आएगा आपका भूमिका में, ठीक है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। या हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। बस स्वर क्या होते हैं? यहाँ पे स्वर जो है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यहाँ पर व्यंजन को नहीं बताओगे क्योंकि हम ना, हमारा शॉर्ट नोट आया है। अगर यही क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का आता तो आप व्यंजन भी बता देते। बस ये वर्गीकरण करके छोड़ दो इसको यहाँ पे। तो यहाँ ये क्या, 20 नंबर में भी यही है। हाँ तो उसमें तुम, हाँ अच्छा स्वर का ही है, तो उसमें आप व्यंजन भी बता दोगे। हाँ दोनों को, हाँ उसमें आप दोनों का बताओगे अगर 15 नंबर का आया है तो। वो 20 नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 20 नंबर में जब आएगा तो आप व्यंजन का भी बता दोगे कि स्वर इसको बोलते हैं, स्वतंत्र उच्चारण होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद जो है, आप आ जाओगे सीधे सीधे क्वेश्चन पे कि स्वर का वर्गीकरण करते समय हिंदी हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, ठीक है। और इन 11 स्वर को इनके उच्चारण में लगने वाले समय, ये बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये उच्चारण में, यानी इनको बोलते समय जो समय लगता है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ये, 2, 3, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे, बिल्कुल खुला खुला लिखोगे जैसे ये लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में मेन आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसमें इसमें क्या लिखोगे कि मात्रा के आधार पर भी स्वर को बांटा गया है। स्वर के उच्चारण में मात्रा का अर्थ होता है कि स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। तो उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे जैसे ए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री। और अंग्रेजी में इनको शॉर्ट वोवल भी बोला जाता है। एक बच्चा आया है, ज्वाइन करवा लेते हैं फटाफट से। पहली आपकी लाइन होगी ह्रस्व स्वर में जिसमें कम समय लगता है, की पॉइंट आपका। दूसरा उदाहरण के लिए, उदाहरण ये बिल्कुल क्लियर लिखो बेटा, एक अलग से लाइन में क्लियर लिखो, ए, ई, उ, ठीक है। इनको इस तरह से लिखो अलग लाइन में। अगर बीच में लिखते हो तो अंडरलाइन करो। आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर, देखो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, इसमें कंपैरिजन आ गया। ह्रस्व स्वर से उन्हें दीर्घ स्वर बोला जाता है। देखो दीर्घ का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम, ये भी लिख सकते हो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, अधिक समय लेने वाला। कहते हैं ना दीर्घायु हो, बोलते हैं ना दीर्घायु, यानी लंबी आयु। तो जिनमें जो है उनसे अधिक समय लगता है ह्रस्व स्वर से, या जिनका उच्चारण लंबे, जिनका उच्चारण करने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, उनको जो है दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनको लॉन्ग वोवल बोलते हैं अंग्रेजी में, और इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। इस तरह से वही एग्जाम्पल आ जाएगा कि उदाहरण के लिए ये। तीसरा है हमारा
देखो इनको जो है संधि स्वर भी बोला जाता है। एक और बात आ गई इसमें, तीसरी बात आ गई, संधि स्वर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे आपका ए है, ए किससे बना है? ए, ए, ठीक है, ए, इस तरह से, क्योंकि ये दो स्वरों के योग से बनते हैं तो इनको जो है संधि स्वर भी बोला जाता है। अगला है, जैसे आगे देखो बता रखा है इन्होंने, जैसे आ, ई ऊ को क्रमशः ए ई ऊ है। और दूसरे वे जो भिन्न भिन्न होते स्वरों के मिलने से बनते हैं, जैसे अ ई ए, आ ए, ऊ औ। ये एग्जाम्पल आप लिख दो। आपको ज्यादा नहीं लिखना है जितना इसमें दे रखा। और वो बता दो। अगला आ जाओ बेटा, देखो ये इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। देखो बेटा एक चीज और है इसमें, कि इसमें आप इसको एक और डिवीजन कर दोगे। सेकंड जो स्वर है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में एक बात और ध्यान रखने की है कि इसके, हाँ बताओ बेटा, बोलो भाई बच्चों। ठीक है भेज दूंगी, ठीक है भेज दूंगी। इनको जो है प्लुत स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। जिन स्वरों में दो मात्राओं से भी अधिक स्वर लगता है, जो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर होते थे कि जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ होते थे जिनमें दो का लगता है, और प्लुत स्वर हो गए जिनमें इन दोनों से अधिक समय लगता है, जैसे ओम, ओ ऊ मैं, ओम। ये याद रखना, प्लुत स्वर में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं संयुक्त स्वर पर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। वे थे कौन से? ऐ, आई, औ और औ। लौकिक संस्कृत तक आते आते स्वरों की संख्या जो है 2 रह गई। ये देखो पुराना इनका वो दे रखा है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के ऊपर अलग से क्वेश्चन आया है। अच्छा, 5 नंबर में है। हाँ तो ये, हाँ तो ये ऑल ओवर आ गया बेटा, ऑल ओवर आ गया इसमें पूरा। ठीक है, स्वर पे इसका मतलब क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आपको स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, और उनको जो है लिखना ए आ ई पूरे 11, और जो है उनका वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है अच्छे से। चाहे सारे याद ना रखो, लेकिन ये 3 आपको भेद जरूर याद रखने हैं, कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, और उसके अंतर्गत दीर्घ के अंतर्गत प्लुत स्वर। ओम याद रख लेना प्लुत स्वर में, ठीक है। तो देखो संयुक्त स्वर में क्या है, पहले चलता था संयुक्त स्वर, लेकिन हिंदी तक आते आते संयुक्त स्वरों की संख्या कम हो गई। देखो ये दे रखा है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यहाँ से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। इन दोनों संयुक्त स्वरों का लोप हो गया है, किनका? ऐ का और आई का। लेकिन आधुनिक भारतीय भाषाओं में ए और औ अस्तित्व में आए। हिंदी तथा उसकी प्राय सभी बोलियों में इन दोनों स्वरों का प्रयोग संयुक्त स्वर और मूल स्वर दोनों रूपों में होता रहा है। किनका किनका होता रहा है? ए और, ये याद रखना बस, ये दो स्वर याद रखना। संयुक्त का जब भी नाम आता है, या संयुक्त संयुक्त की जब भी हेडिंग डालोगे, तो इन दोनों को लिख लेना, और इनके एक दो मूल का मतलब होता है मुख्य। जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है, न पश्च रेखा के, केंद्रीय स्वर कहलाते हैं, जैसे ए आ
ऐसे ही स्वर हैं। इसको अगर आप स्वर में नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेन ऊपर जो 3 है वो आप जरूर लिख देना। ठीक है, नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ठीक है, ये ग्रेफिम बोला जाता है इसको, मात्रा स्वर को। देखो बच्चे ना इतनी लेट आते हैं क्लास में। चलो आगे चलो जल्दी से। देखो द्विस्वर पे आ गए हम। द्विस्वर क्या होते हैं? नीचे दिए गए 4 स्वर द्विस्वर कहलाते हैं। जैसे ये द्विस्वर की ये है, सॉरी, ये है द्विस्वर। इनमें क्योंकि दो स्वर जुड़ के बने हैं ये, इसलिए इनको द्विस्वर बोलते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है? दो, है ना? द्वि का मतलब क्या होता है? दो, दो के मेल से बनना। दो कौन से दो के मेल से बना है? ए, आ और ई। ए किसके मेल से बना है? आ और ए। ओ किससे बना है? ए और उ, बन गया ओ। और औ किससे बना है? आ और ओ, तो हमारा औ बन गया। तो इसलिए इनको द्विस्वर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दो स्वरों के योग से बने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। जो हमने किया ना कि शॉर्ट नोट आएगा तो क्या करोगे, तो शॉर्ट नोट में आप ये तीनों लिखोगे, परिभाषा लिखोगे और ये तीनों लिखोगे कि स्वर का जो वर्गीकरण है, स्वर के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार है। और स्वर का वर्गीकरण भी लिख देना, हेडिंग हेडिंग लिख देना। स्वर का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? जीभ के आधार पर, होठों के, जो बोल रहे हो ना उसी को सोचो। देखो किससे बोलते हैं? जीभ से बोलते हैं, होठों से बोलते हैं, कौवा से बोलते हैं, तो उनको ही लिख दो कि इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जीभ की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा का मतलब है समय के आधार पर, और कौवे की स्थिति के आधार पर। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। जो जो बोल रहे हो उसी को सोच के उसी को लिख दो। फिर उसके बाद स्वर के प्रकार आ गए। 3 प्रकार है मुख्य रूप से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और जो है संयुक्त स्वर। फिर आप, अगर आपका आता है द्विस्वर क्या होता है, वैसे तो द्विस्वर पे कोई टिप्पणी वगैरह नहीं आएगी, ये एक्स्ट्रा है। जो आपका अभी जो बताया ना मैंने, उसमें आप एक्स्ट्रा जोड़ के लिख सकते हो द्विस्वर का। आ की स्थिति है आगे। और देखो बेटा आगे है अनुनासिकता। अनुनासिकता क्या होता है? स्वर के उच्चारण में अनुनासिकता की स्थिति मानी जाती है। इनके उच्चारण में अली जीव्या यानी कौवा मध्य में लटकती रहती है, जिससे वायु का कुछ अंश नाक से भी निकलता है। देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं बताती हूँ। अनुनासिक शब्द या जो अनुनासिक वर्ण होते हैं कौन से होते हैं? जब बोलते समय हवा, देखो लिख लो बेशक, बोलते समय मुख से हवा, हवा तो मुख से ही निकलती है ना, मुख से हवा, जहां पे एक जोड़ लो, मुख व नाक, मुख व नाक दोनों से हवा निकलती है, उनको अनुनासिक शब्द बोलते हैं। देखो जिन वर्णों को बोलते समय मुख व नाक दोनों से हवा निकलती है, उनको अनुनासिक शब्द बोला जाता है, या उनको अनुनासिक वर्ण, उनको अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। जैसे, हो गया बेटा, ये नोट कर लिया ना? इसको इरेजर कर दूं? ये नोट डाउन हो गया आपका? ठीक है ठीक है, आगे फिर इसी पे समझा देंगे ना हम। ठीक है, जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उनको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो उदाहरण के लिए, उदाहरण जरूर देना है आपको हर एक का। आ, ई, जैसे चांद। ठीक है, चांद, ये एग्जाम्पल दे देना। और ये इनके ऊपर जो स्वर है ना, उनके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा देना। और इसको किस तरह से व्यक्त करते हैं अनुनासिक को? अनुनासिक को जो व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं, वो चंद्र बिंदु से दिखाते हैं। और चंद्र बिंदु के 2-3 वर्ड अपने आप लिख देना। नेक्स्ट है आघात। आघात क्या होता है?
बल देना, ठीक है, बल देना। स्वर का उच्चारण बल या जोर देकर किया जाता है तब उसे आघात बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है स्वराघात या बलाघात भी बोला जाता है और इसकी 3 स्थितियां मानी जाती हैं। आघात के ऊपर मुझे नहीं लगता अलग से कोई क्वेश्चन आया हो, ये स्वर के अंदर ही जोड़ सकते हैं। देखो, बलात्मक स्वराघात, यदि ध्वनि पर बल देकर उच्चारण किया जाता है तो बलात्मक स्वराघात हो जाता है। जैसे इंद्र शत्रु में इंद्र पर स्वराघात किया गया है, तो ये समास है यहाँ पर बहुव्रीहि, छोड़ दो इसको। बलात्मक स्वराघात वहां पर होता है जहां पर ध्वनि पर बल देकर उच्चारण किया जाता है। संगीतात्मक स्वराघात वहां होता है वाक्य और खासकर कविता में ध्वनिगत उतार चढ़ाव। देखो, जब गाने होते हैं, तुमने गाने सुने होंगे, तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, तो वहां पर संगीतात्मक स्वराघात होता है, ठीक है। रूपात्मक, जब हर व्यक्ति का कंठ स्वर भिन्न होता है, इसी से व्यक्ति की पहचान होती है। इसका संबंध भाषा से न होकर बोलने वाले या उच्चारण से होता है, अतः भाषा वैज्ञानिक इसे, इसका महत्व है कि अंधकार में किसी की आवाज सुनकर, देखो ये रूपात्मक स्वराघात क्या होता है, रूप का मतलब होता है, देखो सबका रूप अलग अलग होता है ना। अब यहाँ पर 4 बच्चे क्लास में हैं, 4 लड़कियां हैं, तो चारों का जो रूप है वो अलग अलग है, चारों की जो आवाज है वो अलग अलग है। तो ये बेसिकली व्यक्तिगत इसको बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से सभी की आवाज अलग अलग होती है, तो उसी को रूपात्मक स्वराघात बोला गया है। आगे इसमें दिया गया है कि अंधकार में भी हम आवाज सुन के किसी को पहचान लेते हैं, ठीक है। तो ये रूपात्मक स्वराघात हो गया। तो इस तरह से, तो आघात हमने क्या पढ़ा, आघात, आघात का अर्थ है बल या जोर देकर किसी किसी वर्ण पर बल देना या जोर देना, जैसे गानों में दिया जाता है, या किसी चीज की अहमियत दिखानी हो तब वहां पर किया जाता है। आगे कुछ नहीं है, स्वर में अलोप की स्थिति है जो कि हम आम भाषा में करते हैं। क्या, कौन सा बता, अलोप आया है? हाँ, क्या आया है? अच्छा, क्या है बताओ जरा जल्दी से बताओ। क्या 20 मार्क्स का है? अच्छा, किस में आलोप की स्थिति? अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो 20 नंबर का आया है, तो देखो कितना घुमाया है एग्जामिनर ने। अगर सीधा सीधा उसने दे दिया कि शब्दों में अलोप की स्थिति दीजिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा किस यूनिट में से आया है और उस यूनिट में किसके अंतर्गत था। आ क्या है हमारा, बताओ, स्वर है या व्यंजन है? बताओ, बोलो भाई बच्चों, जल्दी बोलो। स्वर है, तो ऐसे पहचानोगे आप। हाँ बिल्कुल, अ से पहचानोगे आप कि स्वर है। तो सारा भैया स्वर का इतिहास ले आओ। स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, वर्गीकरण क्या है, प्रकार क्या है, वो सारा लिखने के बाद एक शीट में, 1 से 1.5 शीट में आ जाएगा आपका। और उसके बाद आप हेडिंग डालो, ये आप एक शीट में करो, इसका इंट्रोडक्शन, भूमिका। सेकंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चन आया है वहां से स्टार्ट करो, सेकंड पैराग्राफ में शब्दों में अलोप की स्थिति, ठीक है। जैसा कि आप फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे सेकंड पैराग्राफ में, आप 20 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। ये सारा इंट्रोडक्शन देके सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे। जैसा कि अलोप की बात की गई है, अ जो है वो स्वर है। कौन सा स्वर है? पहला ही स्वर है हमारा। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक किया जाता है। जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो तब भी अ जो है कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है एक तरह से। जैसे कमल, शब्दों में अलोप की स्थिति देखिए, जैसे कमल, कमला, या लड़की या लड़का जो भी है, इनमें कहीं अ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन फिर भी है। अगर हम इनको विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, यही है ना। लेकिन लोप तो हमें कहीं लोप दिखा, लोप का मतलब होता है, क्या होता है लोप का मतलब बताओ।
है? लोप का मतलब होता है दिखाई ना देना, दिखाई ना देना, खोना, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो दिखाई ना देना का क्या मतलब है कि शब्दों में आ तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कमल के माध्यम से दिया है। यहाँ पर लड़की दे रखा है, देखो दे रखा है ना। समझ आ गया एलोप का क्या मतलब है? मात्रा दिखाई नहीं देती है। सभी में, सभी शब्दों में आप लिखोगे, सभी शब्दों में, सभी शब्दों में अ होता है, ठीक है, लेकिन वह उसका लोप होता है, दिखाई नहीं देता है वो। जैसे यहाँ पर लड़की का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। आगे चलो। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द, देखो यहाँ पर देखो, लड़की का एग्जाम्पल लेके इन्होंने पूरा पैराग्राफ भर रखा है या नहीं? तो आप लड़की ले सकते हो और कोई शब्द ले सकते हो, उसको आप इस तरह से वर्ण विच्छेद करके दिखा सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, इन स्वस्थ ध्वनियों के साथ लगेगा है। किंतु हिंदी मातृभाषा भाषी इस शब्द का उच्चारण लड़की न करके लड़की के रूप में करेगा, अर्थात ड़ व्यंजन के बाद आने वाले अ स्वर का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जिनके मध्य में आने वाले ए स्वर का उच्चारण करते समय लोप कर देते हैं, जैसे लड़की, जो हम शुद्ध बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, लड़की, लड़का, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे हम ड़ के बाद, ठीक है, लड़का, लेकिन क्या करते हैं लड़की, लड़का। और जो दूसरी भाषा वाले शब्द हैं, जैसे रा बोलते हैं बिहार की साइड लड़की, ड़ा नहीं बोलते, तो ये भी आ का लोप है, ठीक है बेटा। बेटा लोप का मतलब समझ गए ना आप? ठीक है, लड़की का एग्जाम्पल ले लेना। इसी प्रकार देखो आगे दे रखा है, राम, चुप, कुल आदि शब्दों का उच्चारण कीजिए। क्या हम इन शब्दों का उच्चारण ठीक वैसा ही करते हैं जिस रूप ए स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है अब? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल छोटे ऊ के ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी में ए स्वर का लोप कर देने से के संबंध में कोई नियम है या अपनी मर्जी से उच्चारण करते समय हम लोप कर देते हैं? ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रखा है इसका क्वेश्चन का, क्योंकि ये 20 नंबर का है, तो आप ये करेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन कि क्या कोई नियम है या वैसे ही कर देते हैं हम मनमर्जी से। तो इसका आंसर क्या है, देखो, जब शब्द के हिंदी भाषी शब्द के अंत में ए रहित व्यंजन का उच्चारण करते हैं, अंत में, ये क्या है, शब्द के अंत में ए का लोप होता है और ए रहित व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। आगे कुछ शब्द दिए हुए हैं जहां पर शब्द के अंत में ए का लोप दिखाया गया है, यहां से एक दो एग्जाम्पल उठा लो और कर लो। देखो आम, हम बोलते हैं आम, लेकिन होता क्या है, आम, 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 कल, चार, पांच, पेड़, इनका उच्चारण शुद्ध ये है कि पीछे हम आ साउंड बोलें, लेकिन व्यंजन के अंत में उच्चारण मतलब लोप, आ का लोप हो जाता है अक्सर। फिर होता है, वो तो था अंत में, शब्द के अंत में, और ये देखिए यहाँ पर है शब्द के मध्य में। देखिए मध्य में क्या होता है, मध्य में अलोप कैसे किया जाता है, नियम है इसके लिए। नियम एक, लड़की शब्द में उच्चारण करते समय ड़,
के बाद आने वाले स्वर का लोप किया जाता है। इसी तरह अन्य शब्दों में देखिए, लड़का, जनता, जनता। देखो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वैसे होता क्या है, जन, जन बना है ना, जन, जन का मतलब लोग, और अगर इसमें हम जनता लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा जनता, यानी जो पॉपुलेशन है वो। लेकिन हम यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि जन, जन एक शब्द है पूरा, और तब उसमें ता जोड़ना चाहिए, यानी कि जनता। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जनता, यही बोलते हैं ना हम, जनता ये बोलते हैं। तो ये क्या है, लोप है यहाँ पर, जबकि जो हम उच्चारण करते हैं वो अशुद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मध्य में। तो ये मध्य के जो है आप 2-3 एग्जाम्पल उठा लो, बिल्कुल इजी है बेटा। ए का लोप देखो स्वर के आरंभ में हो गया, शब्द के आरंभ में था पहले, नहीं अंत में था ना, पहले अंत में था पहले। आगे क्या नियम है देखो अब, नियम 2। अब नीचे दिए गए शब्दों के लिखित तथा उच्चरित रूपों पर ध्यान दीजिए। देखिए अनबन, अनबन उच्चरित रूप ये हो गया, अनबन हो गई मेरी तो उससे। अनशन, तड़पन ये लिखित रूप है, और जबकि ये उच्चरित रूप है, बोलते ऐसे अनशन पे बैठ गया भाई, वो तो सिमटन, सिमटना से बना है। तो ये क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, मध्य का, कि मध्य में ए का लोप हो रहा है। अंतिम ए लोप के साथ एक अस्वर का और लोप हो रहा है। इन सभी शब्दों में सभी ह्रस्व स्वर क्रम से आए हैं। अतः यदि किसी शब्द में, ये देखो अंडरलाइन कर देती हूं मैं, यदि किसी शब्द में 3 या 3 से अधिक ह्रस्व स्वर एक क्रम में आए तो बाईं ओर से दूसरे ए स्वर का लोप कर दिया जाता है। ये बेटा बिल्कुल नोट डाउन कर लो इसको। वो दूसरा, इससे पहला जो पढ़ा हुआ हमने सिंपल था, लेकिन इसके लिए 2 लाइन आपको रटनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जैसे सिमटन शब्द में अन बन शब्द में बाईं ओर से गिनने पर दूसरा ए स्वर में बीच में आया है, अतः इसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने ब्लैक पेन से, ये नोट डाउन कर लेना अपने स्टडी लर्निंग मटेरियल में। बस ये एलोप हो गया। तो एलोप के लिए आप क्या करोगे, स्वर का पूरा इतिहास लिखोगे, और फिर सेकंड पैराग्राफ आप यहां से स्टार्ट करोगे कि जो ए के लोप की स्थिति है वो शब्दों में कैसे होती है। ये लड़की का एग्जाम्पल लेके पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा आपका। छोटे ऊ का ले सकते हो, और फिर इनके नियम, नियम लिख सकते हो कि इनके कुछ नियम भी हैं। क्या नियम है, नियम नंबर 1, शब्दों के अंत में ए का लोप। ठीक है, अंत में हो गया, अंत के एग्जाम्पल जरूर दो, और मध्य में लोप। ठीक है, मध्य के एग्जाम्पल दो। एक पेज आप देखो बेटा, आपको पूरा कैसे करना है अपना आंसर। जो सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करोगे तो एक आपकी जो सीट है वो इसमें भरनी चाहिए। ये 2 एग्जाम्पल दोगे तो इसमें, ठीक है, कि ए लोप की क्या स्थिति है। दूसरा, जब सेकंड शीट आएगी आपकी, यानी तीसरा पेज आएगा, उसमें आप लिखो शब्दांत में ए लोप की स्थिति। ऊपर लिखोगे नियम इस प्रकार है, और नंबर 1 शब्द के अंत में ए का लोप, और शब्द के मध्य में ए का लोप, ये दोनों हेडिंग डाल दो। उसके बाद उनका डिटेल करो। तो इस तरह से आपका 4.5 पेज का आंसर आराम से बन जाएगा। और एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ऐसे ही दो खुले खुले बिल्कुल। ठीक है, और क्या रहता है इसमें, मानक स्वर, मानक स्वर के ऊपर आया है क्वेश्चन बेटा? नहीं आया? नहीं, ये इसमें नहीं है। हाँ, तो ये इसमें है बेटा। अभी हमने स्वर का ऊपर वर्गीकरण किया था ना, वृत्ताकार होता है और अवृत्ताकार होता है, ये उसमें आएगा।
उसमें देखना मानक स्वर के ऊपर हो तो बताओ कोई, मैं करवाती हूँ। इन्हें जो है मान स्वर थोड़ा सा करा देती हूँ। अच्छा, आदर्श स्वर भी बोला जाता है। स्वर के उच्चारण के समय जीभ के स्थान का सही अध्ययन करने के लिए देखो, यहाँ से नोट कर लो। अच्छा, ब्रेक हो रही है। परवर्ती काल में विभिन्न भाषाओं के स्वरों के उच्चारण में के समय एक्सरे आदि की सहायता से स्वरों के उच्चारण का औसत निकालकर जीभ की स्थिति को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। अग्र, मध्य, पश्च स्थितियों के बारे में संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अधविवृत आदि के स्वरों को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया। अतः स्पष्ट है कि पर्याप्त शोध, परीक्षण आदि के पश्चात स्वर की स्थिति, उच्चारण, प्रयत्न एवं उनके वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया। और आगे क्या है इस यूनिट में? बस आगे सारांश आ गया बेटा, कंप्लीट आपकी यूनिट। ठीक है, तो एक बार कर ले सम अप, हम क्या किया हमने, बताओ क्या किया, सम अप कर ले जरा हम। सबसे पहले हमने सबसे पहले चलते हैं, हाँ देखो हमारे सारे हो गए हैं। हमने की परिभाषा स्वर की, स्वरूप क्या होता है, वर्गीकरण के आधार किए हमने, जीभ को ले सबसे पहले, होठ को ले, ठीक है, ओष्ठों के आधार पर। फिर क्या था, मात्रा के आधार पर, मात्रा का मतलब है लगने वाला समय के आधार पर, ठीक है। और क्या था, प्रयत्न था मेरे ख्याल से। उसके बाद आता है उच्चारण, स्थान और प्रयत्न के आधार पर, ये भी हमने किया था। और फिर था हमारा ये मेन जो है इसमें, ये है ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल दो जिनमें कम समय लगता है, इनमें इनसे ज्यादा लगता है, इससे ज्यादा समय दीर्घ में लगता है, यानी डबल। इसमें अगर 1 गुना समय लगता है तो इसमें 2 गुना समय लगता है, और इनमें 3 गुना लगता है। इसको इस तरह से समझो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे स्वर के प्रकार हो गए। द्विस्वर है आगे, द्वि का मतलब दो, दो स्वर मिले हुए, दो स्वर जब मिलते हैं, ठीक है। अ की स्थिति, ए के लोप की स्थिति हमने की, अब मध्य में, अंत में होती है और मध्य में होती है, इनके एग्जाम्पल किए हमने। आघात, आघात का मतलब है बल देना, ठीक है, किसी पर बल देना, किसी वर्ड पर, जैसे हम म्यूजिक में या कहें कि जो गाने सुनते हैं, गीत या गाने सुनते हैं, वहां पर उन पर बल दिया जाता है शब्दों पर। और ये अलोप की स्थिति हो गई। अनुनासिक रह गया हमारा, अनुनासिक था हमारा चंद्र बिंदु से, नाक और मुंह दोनों था इसमें, जब बोलते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है ये यूनिट, बताओ जल्दी से। ठीक है, मैं अब रब कर रही हूँ और मेरी तरफ से ठीक है बेटा। ठीक है, कल हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट फटाफट से, ऐसे ही 40 मिनट में कर लेंगे हम पूरी यूनिट। और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आना बेटा कल, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए जो भी बच्चा लेके आया है। अच्छा, स्वरों के विभिन्न, तो कुल मिला के इसमें नंबर 1 पहला क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 1 हमारा जो क्वेश्चन आया था स्वरों के प्रकार आया था। और कौन सा आया था बेटा, तब बताओ जल्दी से दूसरा क्वेश्चन। टिप्पणी, टिप्पणी किस पे आई थी, किस पे आई थी, संयुक्त स्वर पे। टिप्पणी आई थी संयुक्त स्वर पे, 2021 में है। और अच्छा, वर्गीकरण का 3 बार आया है।
हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, 21 में भी और 22 में भी, यानी कि ये 21 में भी आया है और 22 में भी आया है। और कितने नंबर का आया बेटा? 15 नंबर का है ना। और अलोप की स्थिति आई है इसमें से, इस यूनिट में से अलोप की स्थिति है ना, इस पर आया है कितने नंबर का? 15 नंबर का। हाँ। अच्छा, और अलोप की स्थिति। अच्छा 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 अच्छा। और अलोप कितने का आया था? 15 मार्क्स का। हाँ, ये भी 2000 कब आया है? 21 में, 19 में। ठीक है, ये देखो 19 में आया है। तो हमारी ये जो यूनिट हमने जो करी है बेटा आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और मेरे ख्याल से हम सारी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे फोन भी कर सकते हो, बाकी मैं वीडियो डाल दूंगी, और उस वीडियो में भी कमेंट करके मेरे को आप क्वेश्चन बता पूछ सकते हो, अगर कोई ना समझ में ना आए तो। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं ऑफ होती है।